हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंभू प्रसाद जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का प्रकाश का जो पहला टॉपिक आपको बताया जा चुका है, लाइट के बारे में और लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले इसी रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हम एक बॉल को लें और दीवार पर उसको फेंकें, तो फेंकने के बाद आप क्या देखते हैं कि वो बॉल वापस आ जाता है। तो ये जो वापस आ रहा है, इसी वापस आने की घटना ही क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ठीक जिस तरीके से अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया एक बॉल का, जो किसी दीवार पर पड़ने के बाद वापस लौटता है, अगर ठीक उसी तरह से हम समझें इस प्रकाश को, तो ये प्रकाश की घटना अगर देखा जाए तो परावर्तन की जो घटना होगी वो प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए आपको समझना होगा ये जो परावर्तन है, इस परावर्तन का अर्थ क्या बताया गया आपको? वापस लौटना। वापस लौटना। तो अगर वापस लौट रहा है कोई चीज, यहाँ पर प्रकाश की बात किया जा रहा है, तो ये जो वापस लौटेगा इसका कम से कम मात्रा नहीं वापस लौटना चाहिए, क्योंकि हमें परावर्तन ही पढ़ना है। इसलिए इसका अधिकांश भाग सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो जो प्रकाश लौटेगा वो कौन सा भाग लौटेगा? अधिकांश भाग वापस लौटेगा। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होगा क्या। तो परावर्तन की घटना के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि अधिकांश भाग कब लौटेगा। तो इसके लिए किसी रफ फिगर को आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर रफ फिगर ले रहे हैं तो अधिकांश भाग नहीं परावर्तित होगा। तो इसके लिए हम किसी स्मूथ सरफेस की बात करते हैं, किसी चिकने तल की बात करते हैं। तो चिकने तल के रूप में हम एक दर्पण ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपके सभी घरों आप लोगों के घरों में टॉर्च होगा, तो आप क्या करिए? टॉर्च को आप ऑन करिए और उसका फोकस आप किस पर करिए? किसी दीवार पर करिए। तो जब दीवार पर आप फोकस करेंगे तो दीवार पर पड़ने के बाद में वो वापस लौटेगा। लेकिन जो वापस लौटेगा आप देखेंगे कि चारों तरफ उसका प्रकाश जो है फैल गया है। लेकिन अगर हम एक मिरर को लें और मिरर पर उस टॉर्च की लाइट को अगर हम इंसिडेंट कराते हैं, गिराते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो मिरर पर पड़ रहा है, और मिरर पर पड़ने के बाद पूरा का पूरा लाइट आप देखेंगे किसी दूसरे जगह पर जो है जा करके फोकस होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो उस समय परावर्तन अधिक से अधिक होगा। तो चिकने तल के रूप में हम परावर्तक तल को लेते हैं, जिसको आप दर्पण कह सकते हैं। तो यहाँ पर चिकने तल के रूप में दर्पण लिया जाएगा, तो उस समय प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होगा। तो अब हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा पहले ही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस परिभाषा को हम आपको बोलकर बता दे रहे हैं और इसको माइंड में फिट करिएगा। जैसा कि आपको कई एग्जाम्पल बताया गया, तो इस एग्जाम्पल के जरिए जो है प्रकाश के परावर्तन को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिए। जब कोई भी प्रकाश
किसी चिकने तल पर, जैसे कि दर्पण ले लिया जाए, अगर इस पर आपतित होता है, गिरता है, तो उस समय उस जिस पर गिरा हुआ है माध्यम जो लिया गया है आपका स्मूथ सरफेस, दर्पण लिया गया है, तो दर्पण पर गिरने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग डालकर आप यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है इसको लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकना तल हो, चिकना सतह हो, अगर इस पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है तो उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा किए हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि m डैश एक चिकना तल ले लिया गया है और इस चिकने तल के रूप में क्या लिया गया है? एक मिरर लिया गया, एक दर्पण लिया गया। इस दर्पण का नाम दे दिया गया है m डैश। अब यहाँ पर हमने क्या कहा? जब कोई भी प्रकाश चिकने तल पर आपतित होता है तो जो आपतित किरण है, यहाँ पर प्रकाश की किरण को मान लिया गया है AB। ये जो है प्रकाश का आपतित किरण है, तो जिस पॉइंट पर गिरता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर गिरती है, उस गिरने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ इस B पॉइंट पर गिरने के बाद में ये वापस लौटेगा, तो वापस लौटने की भी एक निश्चित दिशा होती है जो कि हम परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पर आपतित हुआ तो आपतित होने के बाद ये चाहे जिस डायरेक्शन में चला जाए, नहीं, एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगा। और कौन से निश्चित डायरेक्शन में जाएगा? यह हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे, जो कि अभी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है चिकने तल पर आपतित होने के बाद जो लौटती है किरण, उस किरण को हम किस नाम से जानते हैं? परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर AB जो है आपका क्या होगा? आपतित किरण। यहाँ मैंने लिख दिया है AB क्या है? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे है। और पॉइंट B जिस पर ये गिर रहा है प्रकाश की किरण, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है। और जो प्रकाश की किरण लौट रही है वो कौन सी किरण है? BC। तो इस BC को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए इस पॉइंट B पर यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है, इस पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लिए हैं, एक अभिलंब ड्रा कर लिए हैं। तो ये अभिलंब अगर देखा जाए तो इस BN या NB को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर दिखाया गया है I से, और एक एंगल यहाँ पर दिखाया गया है R से। तो ये I जो है इसके बीच बन रहा है कोण, AB और BN या NB के बीच कोण बन रहा है। कहने का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है, इसलिए इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा एंगल अगर देखा जाए तो दूसरा एंगल जो R से डिनोट किया गया है, ये R किसके बीच बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने के कारण इसको नाम दिया गया है परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स के रूप में सारी चीज़ों को लिख दिया हूँ कि M डैश क्या है? मिरर है। और AB क्या है? ये इंसिडेंट रे है। यहाँ से देखा जाए B क्या है? तो B है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से BC देखा जाए तो ये क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर NP या BN देखा जाए तो ये नॉर्मल है। I जो है वो आपतन कोण है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। R जो है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी की सहायता से हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद ये परावर्तित होगा, तो किस तरफ परावर्तित होगा, चाहे जिस तरफ, तो ये परावर्तित हो नहीं सकता है किसी भी डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, फिक्स होगी, एक निश्चित डायरेक्शन में परावर्तित होगा। तो ये किसकी सहायता से समझा जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से समझा जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम की अगर बात किया जाए तो इसी फिगर से ही आप समझेंगे। देख रहे हैं कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब, ये तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में स्थित है, और उस तल का नाम क्या है, दर्पण। फिर से एक बार समझेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और वो तल कौन सा रहेगा, चिकना तल, जो कि यहाँ पर दर्पण है। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरे नियम की अगर बात किया जाए तो दूसरा नियम इस एंगल से लिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया कि परावर्तित किरण जो होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, तो इसी नियम के अनुसार होता है। यहाँ से जितने एंगल पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक उतने ही एंगल से परावर्तित भी होता है। अब जैसे कि अगर इस I का मान कितना लिया जाए, 30 डिग्री लिया जाए, तो इस R का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। यानी कि अगर ये अभिलंब के साथ, इसके साथ अभिलंब के साथ 30 अंश के कोण पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो अभिलंब के साथ 30 अंश के कोण से ही परावर्तित होगी, यानी कि इसका फिक्स डायरेक्शन हो गया। तो दूसरा नियम आप क्या कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर इस I का मान 50 डिग्री हो तो R का मान भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो R का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कहने का मतलब एंगल I और एंगल R ये दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो ये क्या है, दूसरा नियम। यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और वो तीनों कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। और कौन सा तल होगा, जिस तल पर ये आपतित हुआ है प्रकाश की किरण। और दूसरे नियम में क्या बताया गया, एंगल I और एंगल R, यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होगा, सदैव बराबर होता है। अब यहाँ से आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कैसे हल करते हैं। जैसे लेकिन अभी वो आपको प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बताए गए, उसी पर आपको मैं 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा या कितना होगा।
इसके लिए अभिलंब आपतन के लिए कितना परावर्तन कोण, कितना होगा परावर्तन कोण, इसी का हमें निकालना। तो सबसे पहली बात अभिलंब आपतन के लिए, तो अभिलंब आपतन बताइए आई का मान कितना होगा। अगर हमें आई का मान पता चल गया तो आप आर का मान यानी कि परावर्तन कोण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन का दूसरा नियम है उसमें क्या बताया गया है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हमें आई का मान पता चल जाए तो आर का मान भी आई के बराबर ही होगा। तो आई का मान कितना होगा अभिलंब आपतन के लिए। तो अभिलंब आपतन यहाँ से देख रहे हैं, ये क्या है, नॉर्मल है यानी कि अभिलंब। तो अभिलंब आपतन यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ से इंसिडेंट होना चाहिए, प्रकाश की किरण ठीक इस तरीके से चिकने तल पर या इस दर्पण पर कह सकते हैं, किस तरह से इंसिडेंट होना चाहिए, इस तरीके से इंसिडेंट होना चाहिए। तो ये होगा आपका आपतित किरण, आपतित किरण। और यही लाइन यानी बी जो है इसी को हम अभिलंब भी कहेंगे। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन अपने ही लाइन के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो आपतित किरण है वो कौन सा किरण है, अभिलंब आपतन, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है। इसका अर्थ यही है, अभिलंब आपतन का अर्थ क्या है कि जो प्रकाश की किरण है उस चिकने सतह पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। तो प्रकाश की किरण ये मान लिया गया कि एरो से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, यह अभिलंब आपतित हो रही है पॉइंट बी पर। और देखा जाए एन बी ये आपतित किरण की तरह भी व्यवहार करता है और एन बी जो है अभिलंब भी है। तो आपतन कोण एंगल आई का मान आपको अभी कुछ देर पहले परिभाषा दिया गया है कि आपतन कोण आई को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, या आपतन कोण की परिभाषा क्या है, तो किसके किसके बीच बनता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो बताइए आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा है और एक रेखा अपनी ही रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आप जानते हैं कि सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ से एंगल आई की वैल्यू 0 है, तो एंगल आर का मान भी कितना होगा, इंप्लाइड क्या लिख सकते हैं, एंगल आर की वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो परावर्तन कोण है उसका मान 0 डिग्री होगा। तो अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये आप याद रखिएगा, अगले दूसरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्या दिया गया है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो इसी फिगर में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये है अभिलंब मान लिया गया n, ठीक, ये पॉइंट बी पर नॉर्मल को ड्रा किया गया है। प्रकाश की एक किरण, कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पर पॉइंट बी पर इंसिडेंट हो रहा है, आपकी किरण हुआ, समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए 40 डिग्री कौन होगा, ये एंगल होगा या फिर ये एंगल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की जो किरण है
प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण के साथ, तो दर्पण आपको कौन सा है, ये है, तो दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि एंगल जो आप रिप्रेजेंट करेंगे ये वाला एंगल रिप्रेजेंट करेंगे जो कि दर्पण के साथ बन रहा है। अगर यहाँ पर लिखा गया होता अभिलंब के साथ 40 अंश का कोण बना रहा है, तो अभिलंब आपका ये है, प्रकाश की किरण ये है, यानी प्रकाश की किरण अगर अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता तो इस एंगल को आप मानते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बना रहा है, तो समतल दर्पण ये मान लिया गया जो कि कितना तल है, तो 40 डिग्री आपका ये। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण का मतलब एंगल आर की वैल्यू कितना होगा। तो अगर हमें एंगल आई का मान पता चल जाए तो जितना एंगल आई का मान होगा उतना ही एंगल आर का मान होगा, यानी कि परावर्तन कोण का मान होगा। तो एंगल आई का मान आप कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी कि आई कहते हैं। ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। तो ये क्या है, समतल दर्पण के साथ ये क्या खींचा गया है, अभिलंब। तो अभिलंब खींचा गया है, तो इस पूरे एंगल की जो वैल्यू होगी उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है, अभिलंब का मतलब ये है 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल है, 90 डिग्री है। और ये कितना वैल्यू है, 40 अंश दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 से यहाँ तक जो 90 है, इस 90 से क्या करेंगे आप, 40 को घटा देंगे। 40 को घटाएंगे, जो मान आएगा वही किसका मान हो जाएगा, एंगल आई का मान हो जाएगा। तो एंगल आई बराबर, अगर देखा जाए एंगल आई का मान कितना होगा, इसका मान तो पूरा कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस कितना कर देंगे 40, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। यह एंगल आई का मान है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपको परावर्तन कोण का मान पूछा जा रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें क्या बताया गया है कि एंगल आई का जो मान होगा वही मान किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। तो एंगल आई का मान 50 डिग्री, तो ये किसके बराबर, एंगल आर, यानी एंगल आर बराबर कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्वेश्चन की इसी तरीके से। अब यहाँ से अगर इस आई का मान कितना मिल गया आपको 50 डिग्री, तो जो आर की वैल्यू होगा ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, यहीं से क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आज आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताया गया, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया। इसको आप एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, समझने में आसानी होगी। नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए। आप लोगों के लिए 1 अगस्त से रेगुलर क्लास 10th का सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलता रहेगा। अभी तो केवल और केवल फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स का भी वीडियो कुछ दिनों में अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।